हेलो दोस्तों, रेगुलर शिक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ लाइफ, जीवन की अवधारणा। इसमें हमने अब तक पढ़ लिया सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं। सजीवों और निर्जीवों में कुछ बिंदुओं के माध्यम से हमने अंतर स्पष्ट किया। उसके बाद जीवन की कल्पनाओं में हमने पढ़ लिया जैविका सिद्धांत क्या होता है। उसके बाद स्वतः जनन क्या होता है, कॉस्मोजेनिक थ्योरी क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा जैव जननवाद क्या है और फ्रांसिस्को रेडी ने अपने प्रयोग में क्या बताया वो पढ़ा। लुई पास्चर ने अपने प्रयोग में क्या बताया वो पढ़ा। और इसके बाद हमने पढ़ी ओपेरिन थ्योरी जिसे हम आधुनिक थ्योरी भी कहते हैं। इसके हमने 7 स्टेप पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा मिलर का प्रयोग कि मिलर ने कैसे ओपेरिन थ्योरी को प्रायोगिक प्रमाण से सिद्ध किया, उसका प्रयोग पढ़ा। तो आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो जाइए और देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने अब तक पढ़ा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष में जीवन की क्या संभावनाएं हैं, क्या अंतरिक्ष में जीवन संभव है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। शुरू करते हैं आज की क्लास। बाह्य अंतरिक्ष में जीवन की खोज आज का हमारा टॉपिक है। सर्च ऑफ लाइफ इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। संपूर्ण ब्रह्मांड प्रारंभिक दौर में एक बिंदु के रूप में था, यानी पहले जब ब्रह्मांड है वो एक बिंदु के रूप में था। एडविन हबल जो एक वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि जब हम आकाश को देखते हैं तो हमें आकाश गंगाएं और ग्रह एक दूसरे से दूर होते जा रहे नजर आते हैं। आकाश गंगाओं का मतलब ये हुआ कि जब हम रात में आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें सफ़ेद पट्टी सी नजर आती है, वो ही आकाश गंगा कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं। हमारे सौरमंडल के उन ग्रहों पर जीवन की संभावना है जहां पर अभी आदिकालीन पृथ्वी की परिस्थितियां बनी हुई है। आदिकालीन पृथ्वी का मतलब उस समय की पृथ्वी जिस समय जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी लेकिन संभावनाएं बन रही थी, तो उस पृथ्वी को हम आदिकालीन पृथ्वी कहते हैं। किंतु अधिकतर ग्रहों पर ताप या तो बहुत अधिक है या बहुत कम है, जो जीवन के अनुकूल नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव है वो ज़्यादा टेम्परेचर में भी तो सरवाइव नहीं कर सकता और बहुत कम टेम्परेचर में भी सरवाइव नहीं कर सकता। उसको एक एवरेज टेम्परेचर चाहिए, जो कि इन ग्रहों पर नहीं है। कई ग्रहों पर तो वायुमंडल ही नहीं है, तो वहां पर तो कभी जीवन को संभव नहीं माना जाता। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जहां पर आने वाले दिनों में जीवन संभव हो सकता है और कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जहां पर जीवन संभव नहीं हो सकता है। तो शुरू करते हैं बुध ग्रह से। बुध ग्रह सूर्य के अधिक निकट होने के कारण यहाँ पर ताप बहुत अधिक है, इस कारण यहाँ जीवन संभव नहीं है। क्योंकि बहुत अधिक ताप है तो वहाँ कोई भी जीव है वो सरवाइव नहीं कर सकता। उसके बाद है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का वायुमंडल CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों का बना हुआ है, इस कारण यहाँ पर भी तापमान 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर भी जीवन संभव नहीं है। क्योंकि किसी भी जीव को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद आता है बृहस्पति, शनि तथा अन्य ग्रहों पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया के घने बादल छाए हुए हैं, जो आदिकालीन पृथ्वी के समान है। आदिकालीन पृथ्वी में ओपेरिन थ्योरी को हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि शुरुआत में यहाँ HCO के अणु प्रचुर मात्रा में थे। HCO का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के अणु थे, और इनके बाद इनके आपसी क्रियाओं से क्या बना था, मीथेन बनी थी, अमोनिया बनी थी, जल बनी थी। तो ये कुछ परिस्थितियां इन्हीं ग्रहों पर बनी हुई है, लेकिन यहाँ तापमान बहुत कम है, यानी -200 से -400 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इस कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह मंगल, जिसे इंग्लिश में मार्स कहते हैं, यहाँ पर जीवन की संभावना
व्यक्त की जा रही है। यहाँ पर बहुत अधिक ठंड तथा आंधियों के बवंडर उठते रहते हैं। यहाँ पर पृथ्वी के समान परिस्थितियाँ तो नहीं है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक स्थिति काफ़ी अच्छी है। यानी जो पृथ्वी पर परिस्थितियाँ हैं वो परिस्थितियाँ यहाँ पर नहीं है, लेकिन अन्य ग्रहों की तुलना में ये ठीक है। यहाँ पर गर्मियों में तापमान 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तथा सर्दियों में -133 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। यहाँ पर सौर परिवार का सबसे बड़ा पर्वत है और बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं। यहाँ CO2 अधिक मात्रा में है, ऑक्सीजन केवल 0.13% है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में काफ़ी कम है। यहाँ पर एक साल पृथ्वी के 687 दिनों के बराबर होता है। फिर भी अन्य ग्रहों की तुलना में ये पृथ्वी के काफ़ी समान प्रतीत होता है। यहाँ पर भी पृथ्वी जितना तो नहीं है, लेकिन ये मान लेते हैं कि औरों से अच्छा है, इसलिए मंगल ग्रह पर हम जीवन खोज रहे हैं। इसीलिए बार बार हम मंगल ग्रह पर मिशन भी भेज रहे हैं, अंतरिक्ष यान भी भेज रहे हैं। पहली बार यहाँ अंतरिक्ष यान 1960 के दशक में गया था। तो भारत ने कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा है उसके बारे में पढ़ते हैं। भारत ने भेजा है मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगल मिशन, और इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन को शॉर्ट में हम बोलते हैं मोम। मोम भारत का एक मिशन है जिसने सितंबर 2014 में सफलता हासिल की। हमारा देश पहला ऐसा देश बना जिसने पहले ही प्रयास तथा बहुत ही कम लागत में सफलता हासिल कर ली। ये मंगलयान मंगल ग्रह पर मीथेन गैस की मात्रा नापेगा। क्या करेगा ये? मंगल ग्रह पर मीथेन गैस की मात्रा को मापेगा और उनके स्रोत का भी पता करेगा कि उनका क्या सोर्स है, कैसे उत्पन्न होती है मीथेन, उनको भी जांचेगा। मंगल के सतह का तापमान क्या है वो चेक करेगा तथा वहाँ कौन कौन से खनिज हैं उनका पता लगाएगा। हाइड्रोजन व ड्यूटेरियम की मात्रा तथा बाहरी हिस्सों पर जो कण मिलेंगे उनकी जांच करेगा। ये मार्स ऑर्बिटर मिशन काम करेगा। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक निकट है, परंतु यहाँ पर जल और वायुमंडल दोनों का अभाव होने के कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। ये है हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन मोम, और इसका दूसरा नाम है मिशन रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट इसलिए है क्योंकि मंगल ग्रह को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जो है लाल ग्रह, इसलिए यहाँ रेड प्लेनेट लिखा है। ये कुछ इस तरह इस व्हीकल से इसको छोड़ा गया था, PSLV C-25 जिसका नाम था। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण को पार करना होता है। ऐसे ही कोई सीधा छोड़ेंगे तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। तो इसको यहाँ से छोड़ा गया। ये हमारी पृथ्वी है, पहले ये यहाँ से ऐसे होते होते ये फाइनल स्टेप में यहाँ तक आ गया, और अब मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कुछ ऐसा नजर आ रहा है। तो ये है मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसके बाद आता है पृथ्वी जैसे ग्रह तथा उनकी खोज, कि पृथ्वी जैसा ग्रह और कौन कौन से हैं और उनकी खोज हुई या नहीं हुई, इनके बारे में हम जानते हैं। तो पृथ्वी जैसे ग्रह का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर गर्मियों में पानी है वो तरल अवस्था में रहे, और तापमान और वातावरण पृथ्वी के जैसा हो, तो वो ग्रह क्या कहलाएगा? पृथ्वी जैसा ग्रह कहलाएगा। कई खोजों के बाद ऐसा एक ग्रह खोजा है जिसे पृथ्वी का बड़ा भाई कहा जाता है, जिसे केपलर 452b नाम दिया गया। ये पृथ्वी से 1400 प्रकाश वर्ष दूर है, नहीं बहुत दूर है। ये पृथ्वी से 60% बड़ा है तथा सूर्य के समान केपलर 452 तारा है तथा सूर्य से 1.5 बिलियन वर्ष बड़ा है तथा इसे 20% अधिक चमकदार व गर्म भी है। केपलर 452 पर पृथ्वी के समान मात्रा है, समान लंबाई है, और सूर्य का प्रकाश भी यहाँ पर साल भर रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर पृथ्वी के समान चट्टानें भी है, समुद्र है, वातावरण है।
इस ग्रह की सतह भी चट्टानी प्रतीत हो रही है जो पृथ्वी के बिल्कुल समान है। तो केपलर 452 भी एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के समान नजर आता है और पृथ्वी के जैसा है, जिस पर हम भविष्य में जीवन की संभावना को मान सकते हैं कि यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। उसके बाद एक ग्रह है जिसका नाम है केपलर 186f। ये ग्रह भी पृथ्वी के समान माना जा रहा है। इसकी खोज 17 अप्रैल 2014 में हुई थी। अब देखो, पृथ्वी जैसे ग्रहों की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों वैज्ञानिक पृथ्वी जैसे ग्रह खोज रहे हैं। पृथ्वी है ना हमारे रहने के लिए, तो फिर क्यों इन ग्रहों को खोज रहे हैं। वो इसलिए खोज रहे हैं कि मान लो भविष्य में पृथ्वी रहने के लायक ना रहे तो जीवों की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए, अपनी जाति का उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए ये वैज्ञानिक है वो नए नए ग्रह खोज रहे हैं जहाँ पर जीवन संभव है। क्योंकि जैसे ही पृथ्वी यहाँ पर रहने के लायक नहीं बचेगी तो पृथ्वी से उस ग्रह पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसलिए नए नए ग्रह खोज रहे हैं। तो केपलर 452 भी है, वो तो कुछ ऐसा नजर आता है। ये है केपलर 186f और ये है हमारी पृथ्वी, जिसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये कुछ ऐसी नजर आती है। तो ये था चैप्टर नंबर 5 जीवन की अवधारणा, जो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के पश्चात हमारे सौरमंडल में कौन से ग्रह पर जीवन संभव है। तो हमने पढ़ लिया था कौन सा ग्रह होगा, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हमने पढ़ लिया था ना कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। बुध ग्रह पर ताप अधिक है, शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड के बादल है, बृहस्पति, शनि और अन्य ग्रहों पर हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया के बादल तो है, परंतु यहाँ तापमान बहुत कम होने के कारण यहाँ जीवन संभव नहीं है। तो कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह है। उसके बाद निम्न में से कौन सा गुण निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। तो प्रजनन, विकास, वृद्धि। तो निर्जीवों में तो कौन सा भी गुण नहीं पाया जाता है। ये सारे गुण किस में पाए जाते हैं, सजीवों में पाए जाते हैं। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, आपका द हो जाएगा। उसके बाद है ओपेरिन के सिद्धांत द्वारा जीव की उत्पत्ति को कितने चरणों में विभाजित किया गया है। तो 7 चरणों में विभाजित किया गया है। जीव जननवाद किसके द्वारा दिया गया, तो किसके द्वारा दिया गया था, फ्रांसिस्को रेडी। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, इटली के वैज्ञानिक थे। और कब दिया, 1668 में। उसके बाद आता है 5वां क्वेश्चन क्या है, 17 अप्रैल 2014 को पृथ्वी समान खोजे गए ग्रह का क्या नाम है। तो क्या नाम है, केपलर 186f है। उसके बाद क्वेश्चन है, स्वतः जननवाद को किस वैज्ञानिक द्वारा खंडित किया गया। तो किसके द्वारा किया गया, एक तो फ्रांसिस्को रेडी थे, दूसरे कौन थे, लुई पास्चर थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी से समानता दर्शाने वाले 2 ग्रह कौन से हैं। तो कौन से हो गए, एक तो केपलर 452b और एक केपलर 186f हो गया। कॉस्मोलॉजिक सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। तो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, लिबिंग, केल्विन तथा आरिनीस के द्वारा दिया गया तथा फ्रांसिस क्रिक तथा ऑर्गल ने इसका समर्थन किया। और ये सिद्धांत क्या था कि ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह से जीव है वो सूक्ष्म बीजाणुओं की बौछार के रूप में आए और यहाँ पर उनको अनुकूल वातावरण मिलने से यहाँ पर वो बढ़ते चले गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 9, सजीव और निर्जीव में अंतर को उदाहरण सहित समझाए। तो सजीव और निर्जीव में हमने अंतर पढ़ चुके हैं। प्रजनन सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता है। उत्सर्जन सजीवों में होता है। कोशिका संगठन सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। तो ये आप कुछ अंतर देखें, इनको स्पष्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिलर का प्रयोग। तो मिलर का प्रयोग क्या था, तो आपको क्या लिखना है इसमें, शिकागो के वैज्ञानिक स्टैनले मिलर ने 1952 में आज से 3-4 बिलियन वर्ष पूर्व जो पृथ्वी की परिस्थितियां थी उनको उत्पन्न करके इन्होंने अपने उपकरण में मीथेन, अमोनिया और नाइट्रोजन गैस भरी और फिर पानी को
उबालते रहे। उबालने से वाष्प द्वारा वह द्रवित होता रहा। द्रवित होने से ये मिश्रण आपस में क्रिया करने लगे। 1 सप्ताह के बाद उनको फ्लास्क के अंदर लाल रंग का पदार्थ दिखा, और जब उन्होंने इसका रासायनिक विश्लेषण किया तो पता चला कि वो एलानिन, ग्लाइसिन तथा अन्य कार्बनिक पदार्थ थे। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी की उत्पत्ति भी कुछ इसी प्रकार हुई होगी। ये था मिलर का प्रयोग। उसके बाद है जीव जननवाद का वर्णन कीजिए। तो जीव जननवाद के वर्णन में आपको 2 प्रयोग है, एक तो रेड्डी का प्रयोग है और एक लुई पास्चर का प्रयोग है, और इन्होंने स्वतः जननवाद को गलत किया था। रेड्डी का प्रयोग हम पढ़ चुके हैं। इन्होंने सांप और मछली का मांस लिया, 3 जार लिए, तीनों जारों में मांस को रखा। पहले जार को इन्होंने खुला छोड़ा, दूसरे जार को कपड़े से बांधा और तीसरे जार को इन्होंने कसकर ढक दिया था। तो पहले जार में तो मक्खियां आ गई, अंडे दे दिए जिससे लार्वा उत्पन्न हो गए। दूसरे में मक्खियां कपड़े के ऊपर बैठी जिससे कुछ अंडे हैं वो कपड़े के अंदर से मांस के ऊपर चले गए, तो कुछ लार्वा उत्पन्न हुए। और तीसरा जो जार था उस पर ना तो मक्खियां बैठी और ना ही उस पर कोई लार्वा उत्पन्न हुए। तो इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति संभव है, बिना ऐसे स्वतः कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता है। उसके बाद लुई पास्चर का प्रयोग आता है। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए एक ऐसा आकार की नली वाला फ्लास्क लिया, उसके अंदर इन्होंने शर्करा का घोल और ईस्ट का पाउडर डाल दिया, फिर उसको घोल को गर्म किया। कई दिनों के बाद उन्होंने देखा कि उसके अंदर ना तो कोई जीव है ना ही कोई कीड़े हैं। उसके बाद इन्होंने ऐसा आकार की जो नली थी उनको तोड़ दिया। उनके थोड़े दिनों बाद देखा कि उसके अंदर जीव भी उत्पन्न हो गए और घोल भी खराब हो गया, उसके अंदर से गंध आने लग गई थी। तो ये थे 2 प्रयोग, एक तो रेड्डी का प्रयोग, एक लुई पास्चर का प्रयोग। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सभी परिकल्पनाओं के नाम बताइए तथा उनमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। तो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित हमने कौन कौन सी परिकल्पनाएं पढ़ी है? पहला तो हमने पढ़ा था स्वतः जननवाद, उसके बाद कॉस्मोजोइक थ्योरी, उसके बाद जीव जननवाद और उसके बाद ओपेरिन थ्योरी। तो एक थ्योरी किसी को ही कर दो। मैं आपको स्वतः जननवाद का बता देता हूँ। स्वतः जननवाद क्या था कि प्राचीन समय में लोगों की धारणा थी कि जब सूर्य की किरणें नदी के कीचड़ पर गिरती है तो नदी का कीचड़ गर्म होता है, तो उसमें से स्वतः ही चूहे, घड़ियाल, सांप उत्पन्न हो जाते हैं। और वैज्ञानिक वॉन हेलमोंट थे, उन्होंने बताया कि पसीने से भीगी कमीज और गेहूं के भूसे को एक साथ रख देने से 21 दिनों के अंदर चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये एक हो गया। उसके बाद आता है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जीव के उत्पत्ति संबंधित ओपेरिन की थ्योरी को समझाइए। तो देखो आपको कैसे याद रखना है ओपेरिन की थ्योरी को। सबसे पहले आपको लिखना ओपेरिन का सिद्धांत, उसके बाद उसको समझाने के लिए आपको ये लिखना है कि A.I. ओपेरिन ने 1924 में ये सिद्धांत दिया। अब उसके बाद यदि आपको थोड़ा याद रहता है तो लिख देना कि आदिकालीन पृथ्वी पर केवल कार्बनिक यौगिक उपस्थित थे जो समुद्रों के जल में घुलनशील थे। इन्होंने आपस में क्रिया करके जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ, और जो जटिल यौगिक बने उनमें कुछ ऐसे लक्षण विद्यमान थे जिसमें जीवन के लक्षण थे। और इन्होंने अपने सिद्धांत को 7 स्टेप में समझाया। तो शॉर्ट में याद रखने के पहले में आप सिर्फ 5-6 याद रखो। 5 है मतलब 5 अरब साल पृथ्वी की आयु है और 5000 से 6000 डिग्री उस समय तापमान था। फिर HCO के अणु थे। HCO मतलब हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन के अणु प्रचुर मात्रा में थे। उससे जल बना, मीथेन बनी, अमोनिया बनी। फिर ताप कम हुआ जिससे बादल बने। बादल बनने से वर्षा होने लगी, और वर्षा होने से जो गैस ये अमोनिया और मीथेन है वो समुद्र के पानी में आई, और कुछ खनिज है वो कहाँ से आए? नदियों से आए। तो इस प्रकार इनके रासायनिक संश्लेषण से जीव का उद्भव हुआ। उसके बाद सेकंड स्टेप में इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन की अधिकता थी। अधिकता होने के कारण यहाँ का वातावरण औपचारिक था। तो फिर क्या हुआ? करोड़ों वर्षों बाद तापमान थोड़ा कम हुआ। कम होने से मीथेन का संघनन हुआ। हाइड्रोजन और मीथेन का जब हाइड्रोजन और मीथेन ने आपस में क्रिया की तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ। इन्हीं सरल यौगिकों से आगे चलकर जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ, जैसे वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, ग्लिसरीन, पिरिमिडीन, प्यूरिन।
और थर्ड स्टेप में इन्होंने बताया कि जो सेकंड स्टेप में बने थे कार्बनिक यौगिक वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, ग्लिसरीन, पिरिमिडीन, प्यूरिन है, वो जल में गर्म सूप की तरह उबलने लगे और उबलने से इनमें आपस में क्रिया हुई, आपस में ये संयोग करके कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन बना लिया। प्रोटीन बनाने से फिर ये जो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन थे, इन्होंने न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण कर लिया। न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर अनुलिपीकरण की क्षमता थी, यानी वो अपने जैसे और उत्पन्न करने की उनमें क्षमता आ गई, जिससे जनन संभव हो गया। जनन संभव होने से क्या हुआ कि प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई, क्योंकि तेजी से इन्होंने विकास किया। कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन में उत्परिवर्तन हुआ, उत्परिवर्तन होने से नए न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हो गया। तो पहले सबसे पहले न्यूक्लियोप्रोटीन में जीव के उद्भव का प्रक्रम स्थापित हुआ। उसके बाद पांचवी स्टेप में बताया कि कोशिका का विकास हुआ। पांचवी स्टेप में कोशिका का विकास हो गया। समुद्रों में खाद्य पदार्थों की कमी थी, कमी होने से न्यूक्लियोप्रोटीन में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई और जो नए न्यूक्लियोप्रोटीन उत्परिवर्तन से बन रहे थे वो चिपचिपे होने के कारण प्रोटीन समूह में इकट्ठे होने लगे और इनको खाद्य पदार्थ मिलते रहने से वो इसी अवस्था में बने रहे। छठी स्टेप में इन्होंने बताया कि जीवों का विकास है पोषण के आधार पर हो गया। परजीवी, मृतजीवी, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी। मृतजीवी जो मरे हुए जानवरों खाते हैं, परजीवी जो दूसरे जानवरों पर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। रसायन संश्लेषी जो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषी यानी प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। अब जैसे सातवीं स्टेप में फिर पेड़ पौधे जब प्रकाश से भोजन बनाएंगे तो ऑक्सीजन को मुक्त करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे, तो मुक्त ऑक्सीजन ने अमोनिया और मीथेन से क्रिया की। क्रिया करके उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई और नाइट्रोजन गैस बनी। इस प्रकार आदिकालीन वायुमंडल से आधुनिक वायुमंडल में परिवर्तित हो गया। और फिर इसके प्रयोग को, ये तो इन्होंने थ्योरी दी, इन्होंने तो सिर्फ सिद्धांत दिया, फिर इनके सिद्धांत को मिलर ने प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 कंसेप्ट ऑफ लाइफ, जो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई भी ऐसा प्रयोग है जो आपको नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको फिर कवर करा दूंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों की संरचना, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेवे, बेल आइकन को दबा देवे, जिससे कि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।